देखो लॉ ऑफ गियरिंग क्या है, लॉ ऑफ गियरिंग मींस हमारे गियर कब काम करेंगे कब नहीं करेंगे, ये लॉ ऑफ गियरिंग ही बताता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ गियरिंग का क्या जरूरी है, अगर हमारा लॉ ऑफ गियरिंग नहीं रहेगा तो हमारा पावर ट्रांसमिशन कैसे होगा, कौन डिफाइन करता है, वो लॉ ऑफ गियरिंग से ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ गियरिंग की। ठीक है, लॉ ऑफ गियरिंग में सपोज लॉ ऑफ गियरिंग में क्या होता है, अगर हमारे दो टीथ हैं, इनके बीच में पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, और ये हमारे गियर टीथ है या गियर है, इनके बीच में अगर पावर ट्रांसमिशन हो रहा है तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए जो कंडीशन है वो केवल एक ही है, हमारे दोनों आपस में क्या होना चाहिए, ए भी रोटेट करे ए भी रोटेट करे, फिर जो नया टूथ है ए वाला टूथ हो गया, फिर जब नया टूथ है फिर ये आपस में फिर मूव करे, फिर ये कोई नया टूथ है फिर आपस में मूव करे। मींस हमने मान लेते हैं ये सर्कल है, इसके ऊपर ये गियर ये लगा हुआ है, एक गियर ये लगा हुआ है, एक गियर ये लगा हुआ है, एक गियर ये लगा हुआ है, ऐसा हमारा गियर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हमारा दूसरा व्हील है ना, इसके ऊपर भी एक गियर लगा हुआ है, एक गियर यहाँ 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 लगा हुआ है। अब क्या हो, जब आपस में ए रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ए भी रोटेट कर रहा है, ए भी कुछ और स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो जब भी इनके बीच में आपस में कांटेक्ट हो तो क्या हो, कांटेक्ट क्या होगा, लेकिन फिर आपस में क्या हो, ये स्पीड आपस में एक सेम स्पीड से घूमता रहे, वो कब होगा, मींस जो गियर हो वो गियर क्या हो, आपस में स्लाइड करें, पहला, और दूसरा कंडीशन गियर में जर्क नहीं होना चाहिए, जर्क का मतलब एक हमारा ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, दूसरा कम स्पीड से घूम रहा है। सपोज अभी हम इसी की बात कर लेते हैं, मान लिया एक गियर टूथ ए है और दूसरा गियर टूथ ए है, अब ए वाला गियर टूथ इससे मैच किया यहाँ पर, अब जहां पे मैच किया यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इस वाले गियर की, इस वाले गियर वाले पहले की वेलोसिटी v1 है और इसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, अब v1 की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है v2 से, तो होगा क्या, क्या होगा, v1 जल्दी पहुंच जाएगा, v1 अभी ऐसा मिला है, लेकिन v1 जब तक यहां से यहां पे आ गया, जब यहां से यहां पे आ गया, मूव कर गया है ना, v1 इस वाली पोजीशन से इसको आगे बढ़ गया है ना, v1 इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया और बीच में स्पेस जो है ना वो यहां से, मतलब हम मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक आ गया, और तब तक यहां पे v2 था पहले, है ना, इसको फिर से नाम बांध देते हैं। सपोज एक हमारा गियर ये है, यार ये भी करनी चाहिए, सपोज एक हमारा गियर ये है और एक गियर हमारा ये है, इनिशियली में स्टार्टिंग में दोनों गियर आपस में ऐसे मैच कर रहे हैं और यहां पर जाकर के मैच कर रहे हैं। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा, अब हम इसको v1 की वेलोसिटी ज्यादा है तो होगा क्या, v1 जब तक टाइम निकला तब तक v1 यहां पे आ गया, ए वाला गियर है, पहला वाला गियर वो यहां पे आ गया, ठीक है, और जो दूसरा वाला गियर है वो यहीं तक आ पाया, तो होगा क्या, अब इससे तो आगे बढ़ गया, आपस में क्या होगा, बीच में कांटेक्ट छूट गया ना, कांटेक्ट लेस हो गया ना ये, तो हमारा लॉ ऑफ गियरिंग क्या बोलता है कि कांटेक्ट लेस नहीं होना चाहिए, पावर ट्रांसमिशन कैसा होना चाहिए, कांटेक्ट लेस होना चाहिए। मींस जितना वेलोसिटी से ए मूव किया है उतनी वेलोसिटी से अगर ए मूव करेगा तो क्या होगा, तब फिर कांटेक्ट लेस की कंडीशन नहीं आएगी, यही होगा ना, तो बस लॉ ऑफ गियरिंग यही बोलता है। अब वो कब होगी वो हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गियर टूथ प्रोफाइल बना लेते हैं दोनों का, ठीक है, एक फर्स्ट गियर का और जो उससे गियर टूथ मैट कर रहा है आपस में, उनकी बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे गियर टूथ ए हो गया और दूसरा गियर टूथ प्रोफाइल हमारा ए हो गया, क्लियर, और इसको हम अच्छा बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहां पर ए वाला पॉइंट ए है, यहां पर ए वाला पॉइंट ए है, ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पर ये मैच कर रही है, ठीक है, अब इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी रहेगी पहले वाले गियर की और दूसरे वाले गियर की, ठीक है, इसको हम ऐसा मान लें और ये हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा O1 हो गया, ये हमारा दूसरे गियर का सेंटर O2 हो गया, क्लियर। अब इस वाले पहले वाले गियर का यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, C है, ठीक है, और जो दूसरे वाला गियर है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे क्या है, D है, इस वाली प्रोफाइल पे। अब इस प्रोफाइल पे जो इसकी वेलोसिटी है पहले वाले गियर की वो क्या है, VC है, इसके परपेंडिकुलर होगा, और इस वाले गियर पे
क्या हो गया, VC हो गया। इस वाले पर जो होगा वो वेलोसिटी कितनी होगी, वो VD होगी, ठीक है, वो VD होगी, क्लियर। ए वाले की वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे, VC, और ऐसी इस वाले गियर के कारण जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, VD होगी, क्लियर। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, एक की VC है, एक की VD है। अब अगर हमें कांटेक्ट लेस पावर ट्रांसमिशन चाहिए है, यही चाहिए ना, लॉ ऑफ गियरिंग का मतलब यही है, उनके बीच में कांटेक्ट लेस नहीं होना चाहिए, पावर ट्रांसमिशन स्मूथ होना चाहिए, मींस यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, दोनों की सेम होना चाहिए। अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तो जहां पर गियर टूथ प्रोफाइल जो है ना मैच कर रही है, जैसे एक की प्रोफाइल ये है, दूसरे की प्रोफाइल ये है, तो अब यहां पर दो कंपोनेंट निकलेंगे, इस मैटिंग पर दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक तो इसके परपेंडिकुलर है ना, इसके पैरेलल में जो बीच में जो स्पेस है उसके पैरेलल में, और एक जो प्रोफाइल है उसके परपेंडिकुलर में। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं हम कंपोनेंट वेलोसिटी के, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो ए वाला वेलोसिटी कंपोनेंट रहेगा परपेंडिकुलर वाला, उससे क्या है, गियर आपस में स्लाइड कर जाएंगे, इससे आपस में रोल कर जाएंगे इस वाले से, और इस वाले से क्या होंगे, इस वाले से आपस में एक दूसरे को फोर्स देंगे, ठीक है। तो जो ए वाला फोर्स कंपोनेंट है इसकी वेलोसिटी जो है ना इस वाले की, इसकी भी उतनी वेलोसिटी से आना चाहिए, दूसरे का भी उतनी वेलोसिटी होना चाहिए, मींस इस वाले पॉइंट पर जो नॉर्मल है, मान ले रहे हैं ए वाला नॉर्मल है इसका, ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया, नॉर्मल है। नॉर्मल कहां पर है, जो हमारी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल पर नॉर्मल है, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल है इसको हम क्या मान लेना है, एन, क्लियर। अब एन क्या हो गया, गियर प्रोफाइल जो है, जैसे एक प्रोफाइल ये है पहले गियर की, दूसरे गियर की प्रोफाइल हमारी ये हो गई, ठीक है। तो इसमें हम दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक तो जो प्रोफाइल के परपेंडिकुलर में एक कंपोनेंट निकाल दिया, और एक प्रोफाइल के पैरेलल में एक कंपोनेंट निकाल दिया। तो जो प्रोफाइल के पैरेलल में कंपोनेंट आएगा उससे क्या होगा, गियर आपस में स्लाइड करेंगे, तो इसमें वेलोसिटी कम या ज्यादा होगी तब भी चलेगी। एक मान लिया धीरे स्लाइड कर रहा है, दूसरा जल्दी स्लाइड कर गया, तो क्या ही दिक्कत है, स्लाइड ही तो कर रहा है, स्लाइड करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ए वाला कंपोनेंट जो है, अगर एक वाला एक ज्यादा तेजी से घूम गया और दूसरा नहीं आया उतनी तेजी से, तो क्या होगा, बीच में कांटेक्ट छूट जाएगा। या फिर एक बहुत धीमे से घूमा और दूसरा तेजी से घूमा, तो क्या हो जाएगा, इसमें जर्क लग जाएगा, झटका देगा इसको, ठीक है। तो हमारा ए वाला जो कंपोनेंट है नॉर्मल कंपोनेंट, इसलिए हम नॉर्मल कंपोनेंट की हमेशा बात करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि हमें सिस्टम में जर्क नहीं चाहिए, पहला कंडीशन, हमें जर्क नहीं चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, हमें कॉन्टेक्ट लेस पावर ट्रांसमिशन नहीं चाहिए, ठीक है। हमारी दो कंडीशन है। पावर स्मूथ कब ट्रांसफर होगा, जब जर्क नहीं होगा उसमें और कॉन्टेक्ट लेस नहीं होगा। वो कब हो सकता है, जब दोनों के ही जो वेलोसिटी VC और VD है, इनके जो नॉर्मल कंपोनेंट है दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो VC का नॉर्मल कंपोनेंट ये हो गया और VD का नॉर्मल कंपोनेंट ये हो गया। और अगर हम पैरेलल जो वाला हमारा परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है ए वाला, हमारा ए वाला कंपोनेंट कुछ भी हो उससे क्या ही फर्क पड़ना है, हमारा एक का कम भी हो एक का ज्यादा भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि वो स्लाइड ही कर रहा है ना, एक ज्यादा तेज स्लाइड कर देगा, दूसरा और तेज स्लाइड कर देगा, हो जाने दो, स्लाइड ही तो कर रहे हैं, मोशन स्लाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गियर टूथ प्रोफाइल में इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं, इनका हमने नॉर्मल निकाल लिया, चलिए अब हम बात करते हैं। अब VC जो है, ये एंगल कितना है, 90 है, और ये यहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, और VD वाला जो एंगल बना रहा है वो क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है, ठीक है। तो अगर ए वाला एंगल अल्फा है, ये 90 है, ठीक है, तो अगर हम इसका VC का हमें नॉर्मल कंपोनेंट निकालना है ना, तो हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं, ये हम नॉर्मल बना लिया, ये कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, ये VC कंपोनेंट हो गया, ये हमारा पॉइंट C और D वाला दोनों पॉइंट कॉमन है, ठीक है। ये हमारा VD हो गया। हम एंगल को दूसरे डॉट से लिख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वरना हमें कंफ्यूजन हो जाएगी फिर से। ये हमारा जो एंगल है, ये एंगल हमारा अल्फा था, और VD के बीच में जो एंगल है वो हमारा बीटा है। ये हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट VC है, ये हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट VD है, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट मिल रहा है, ये हम इसको N मान ले रहे हैं। क्लियर, आपको क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया इतना, बस अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एंगल हमारा अल्फा है, ठीक है। अब ये दोनों जो है आपस में हमारे यहाँ पर मेट कर रहे हैं, O1 और O2 को हमने मिला दिया। यहाँ पर अगर ये दोनों मेट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, P बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल बन गया, ये सब कुछ हो गया, क्लियर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो अब इनका बोलना क्या है, इसमें जो भी VC का जो कंपोनेंट आएगा N पर,
VC पर जो एन का कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, VC cos अल्फा, ठीक है। और VD का जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, VD cos बीटा। वो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, बस यही बोल रहे हैं ना वो, क्योंकि जो नॉर्मल कंपोनेंट की गियर टूथ प्रोफाइल पे रहेंगे दोनों सेम रहेंगे। अगर दोनों सेम रहेंगे तो सिस्टम में ना ही जर्क आएगा ना ही सिस्टम कॉन्टैक्ट लेस होगा कभी भी, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, अगर हम जाकर के ये क्या है, ये जो है ये वाला इस लाइन को अगर हम आगे तक ड्रॉ कर दें, ऐसे आगे बढ़ा दें, है ना, और यहां पर जाकर के अगर हम कहीं इस पॉइंट पर आकर के देखें तो क्या होगा, इस पॉइंट पर इस वाले पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या हो जाए, अगर हम इस लाइन पर इस पे नॉर्मल बनाए इस लाइन से, तो हमने मान लिया इस पे ये नॉर्मल बना दिया हमने, ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, इस पे नॉर्मल बना दिया, क्लियर। ऐसे ही हमने इस लाइन पर हमने एक नॉर्मल इससे बना दिया, है ना, नॉर्मली तो बनाना है, नॉर्मल अब इससे बना दिया, ठीक है। अभी देखो हमारा सिस्टम को स्मूथ फिर से, अगर हम इसको फिर से बना लें डायग्राम को तो कैसा बनेगा, कॉमन नॉर्मल हमारी ये हो गई, क्लियर। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या था, सी और डी था, यहां पे हमारा एक पॉइंट O1 है यहां पे, और यहां पे एक पॉइंट हमारा O2 है, ठीक है। इसका वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, VC है, जो इसके परपेंडिकुलर में, इसको थोड़ा और स्ट्रेट बना देते हैं, ये VC है, और इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हमारा VD है। अब इस दोनों का हमने क्या निकाल दिया, परपेंडिकुलर बना दिया यहाँ पर, ठीक है, यही है। फिर ये हमारा कॉमन नॉर्मल है, ठीक है, इसको हम एन डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉमन नॉर्मल क्या हो गया, एन डैश हो गया, क्लियर। ये हमारा O1, ये हमारा O2, क्लियर। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट N है, ये हमारा पॉइंट N हो गया, ठीक है। ये VC VD है, ये हमारा VC हो गया, ये हमारा VD हो गया, ठीक है। ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, क्लियर। अब तो क्लियर हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट हमारा इन दोनों सर्कल को मिला दिया, इन दोनों सेंटर को, बीच में पॉइंट P आ गया हमारा, इन दोनों सर्कल को हमने मिला दिया और हमारे बीच में पॉइंट P आ गया, क्लियर हो गया। अभी हमने इस वाले पे एक नॉर्मल लगा दिया, इस वाले पे नॉर्मल खींच दिया एक और, ठीक है। ये नॉर्मल इस पे आना चाहिए, नॉर्मल लगना भी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये नॉर्मल आ गया, ठीक है, नॉर्मल बना दिया हमने। ऐसे ही हमने इससे इस वाली लाइन पे नॉर्मल खींच दिया। अच्छा, अभी हमें नॉर्मल खींच क्यों रहे हैं, हमारा पर्पज क्या है नॉर्मल खींचने का, तो पर्पज हमारा सिंपल सा है, एक हम पर्पज बता देते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें VC का कंपोनेंट इस पर नॉर्मल पे क्या चाहिए, और VD का कंपोनेंट नॉर्मल पे, दोनों क्या चाहिए, हमें बराबर चाहिए, है ना, हमें ये दोनों बराबर चाहिए। तो इसका कंपोनेंट ये होगा, इसका कंपोनेंट ये होगा। अगर हम यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर में कोई एक लाइन खींच दें, है ना, और इसके परपेंडिकुलर इसकी जो वेलोसिटी ये वाला कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, इसी का नॉर्मल कंपोनेंट यही होगा, यही वेलोसिटी होगी इसकी। तो O2N, ये हमारा एन पॉइंट है ना, ये वाला एन पॉइंट है, और इसको भी कुछ मानना पड़ेगा हमें ना, इसको हम L मान लेते हैं, इसको हम M मान लेते हैं, ठीक है। तो O1L हो जाएगा करीब ये, ठीक है। ये वाला कौन सा है, O1L और ω1, ठीक। VD cos बीटा बराबर क्या हो जाएगा, O2M और ω2, ये हो जाएगा। तो ω1 बाई ω2 बराबर क्या हो जाएगा, O2M बाई O1L, यही हो जाएगा, ω1 बाई ω2 बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हमें इतना पता चल गया कि क्या क्या चीज हमें देखना है, क्या क्या नहीं देखना है, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया हमारे लिए, ठीक है। अभी हम जब सर्कल पर आते हैं तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, हमने ये सब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब हमारे लिए ए वाला पॉइंट हो गया, ए वाला हो गया और ए हो गया, ठीक है। अगर हमारा ए वाला एंगल अल्फा है, ठीक है, ए वाला एंगल अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो ये वाला एंगल अल्फा हो गया, क्लियर। अब ऐसे ही हमारा ये वाला एंगल बीटा है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है ना, और ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा हो गया, तो ये 90 माइनस बीटा हो गया, तो ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा,
बीटा हो गया हमारा, ये एंगल बीटा ही तो हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्लियर। तो अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, O1L, O1L की वैल्यू निकालनी है हमें। O1L की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास में, देखो हमारे पास में ये अल्फा है ना, ये अल्फा है। अब हमारे पास में इसकी डिस्टेंस हमने क्या मान ली है, O1C है ना, तो O1L बराबर क्या हो जाएगा, O1C cos अल्फा है ना, O1C cos अल्फा हो गया। ऐसे ही हमें O2M की वैल्यू निकालनी है, O2M, ये हमारा O2 है, ये हमारा M है, ये हमने एंगल क्या ले लिया, हमने बीटा एंगल ले लिया, ठीक है। तो O2M की वैल्यू निकालनी है, ये O2D, ये पॉइंट C और पॉइंट D कॉमन है ना, तो O2D और ये एंगल बीटा है, तो कितना हो जाएगा, O2D cos बीटा, क्लियर। तो O1L और O2M की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। जब हमारी O1L और O2M की वैल्यू आ गई तो हम क्या देखते हैं, अब हम पिच वाले पे आ जाते हैं। तो हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, कैसे ट्रायंगल बन रहे हैं, O1N यहां पर P है, ठीक है, यहां पर O2 है ना, यही है ना, ये L है, सॉरी, तो इसको हम L ले लेते हैं। O1L यहां पर पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P के बाद यहां पर O2 हो गया, O2 से फिर यहां पर एक लाइन की और जो इसके परपेंडिकुलर में है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, M है, ये पॉइंट M है, ठीक है। ये हमने जो बना लिया ट्रायंगल। अभी क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, क्लियर। अब है ना, क्लियर। अब हमारे पास में और क्या क्या दिया हुआ है, ये दोनों एंगल 90-90 है, ठीक है। अब हम क्या बना सकते हैं, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, है ना, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो हम क्या करेंगे, अब हम O1L अपॉन O1L अपॉन O2M बराबर में क्या लिख सकते हैं, O1P अपॉन O2P, क्लियर। इतना क्लियर हो गया, मींस अब जो O1L O2M है, हमें इतना सब खिचड़ी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब O1P अपॉन O2P इज इक्वल टू O1C O2D, यहां पर cos अल्फा आ गया, यहां पर cos बीटा आ गया, बराबर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, जो इससे क्या पता चल रहा है, O1C ये तो हमारा ये सर्कल हो गया, ये वाला सर्कल क्या है, कांस्टेंट है। O2D ये भी हमारा कांस्टेंट है, ये जो एंगल बन रहा है अल्फा और बीटा ये हमारे कांस्टेंट है। तो जो O1P और O2P है, इनकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ये भी हमारे कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मींस जो हमारा पॉइंट P रहेगा वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। इसलिए हमारा जो भी लॉ ऑफ गियरिंग का प्रिंसिपल बनता है वो क्या बोलता है, हमारा लॉ ऑफ गियरिंग का प्रिंसिपल फाइनली क्या बोलेगा, कॉमन नॉर्मल, एक कॉमन नॉर्मल हो गया VC और VD का, कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बोथ द गियर मस्ट पास थ्रू एट अ कॉमन पॉइंट, कॉमन फिक्स्ड पॉइंट कौन सा, P, क्योंकि जब ए वाला पॉइंट P से होकर के जाएगा तभी जाकर के क्या होगा, जब पॉइंट P से होकर के जाएगा तभी हमारी जो वेलोसिटी है वो दोनों की कैसे रहेंगी, कॉन्टैक्ट लेस रहेंगी, कॉन्टैक्ट लेस नहीं हो पाएंगी और उसमें जर्क नहीं आएगा, कॉन्टैक्ट लेस नहीं हो पाएंगी और जर्क नहीं आएगा, ठीक है। तभी जाकर के लॉ ऑफ गियरिंग प्रिंसिपल हमारा फॉलो होगा और जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो हमारा स्मूथ होगा। आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर थम्स अप कीजिएगा, और नहीं आया होगा तो हम फिर से एक बार इस वीडियो को फिर से समझाएंगे लॉ ऑफ गियरिंग को, ठीक है।